हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो कि सेल ऑर्गेनल्स है, सेल के अंदर पाया जाने वाला एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये जो न्यूक्लियस होता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन जो कि स्कॉटिश बॉटनिस्ट हैं, ये प्लांट्स की स्टडी करते थे, बट इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी 1831 में। 1831 में इन्होंने, जो कि रॉबर्ट ब्राउन है, ये न्यूक्लियस को डिस्कवर इन्होंने किया था। स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम न्यूक्लियस की, तो आपको दिख रहा होगा जो न्यूक्लियस होता है ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन है। बाहरी वाले मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाले मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। आपको ये भी दिख रहा होगा कि न्यूक्लियस में कुछ पोर्स दिखाई दे रहे हैं, खाली जगह बीच बीच आपको दिखाई दे रहा है। पोर जैसा स्ट्रक्चर मीन्स जो न्यूक्लियस होता है वो छेदीला स्ट्रक्चर होता है, पोरस स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो पोर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस, पोर का मतलब छेद। न्यूक्लियस के अंदर जो छेद प्रेजेंट, इसको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कुछ फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं। उस फ्लूइड्स का क्या नाम होगा? तो उस फ्लूइड्स का नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस, प्लाज्म मतलब फ्लूइड। तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर और सेल के अंदर यहाँ पे फ्लूइड्स जो है प्रेजेंट होते हैं। इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को अगर हम मिला दें तो इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ओके। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है। इसमें क्रोमैटिन होता है, डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। आपको पता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से राइबोसोम बनता है कुछ प्रोटीन्स की मदद से, और राइबोसोम आरएनए की मदद से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो ये सारी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को मिला देंगे एक साथ हम, इन दोनों को। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन को हम मिला के हम बोलते हैं इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं। ये पूरा जो सराउंडेड है जिससे न्यूक्लियस, ये कहलाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में आपको खाली स्पेस दिख रहा होगा, जगह दिख रहा होगा, उसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी का मतलब होता है अराउंड, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, स्पेस मतलब जगह। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो खाली जगह उसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। आप सुने होंगे कि जो न्यूक्लियस होता है वो जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है। जेनेटिक मटेरियल जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें प्रेजेंट होता है डीएनए। डीएनए जो होता है वो ऐसे सीधा नहीं होता है, बिखरा नहीं होता है, वो फोल्डेड होता है, डबल स्टैंड स्ट्रक्चर होता है। और ये जो डीएनए होता है ये एक प्रोटीन को रैप किया रहता है। उस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इसकी हम लंबाई की बात करें तो प्रत्येक न्यूक्लियस में 2.2 मीटर डीएनए प्रेजेंट होता है। एक वर्ड आता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या है? तो एक हिस्टोन प्रोटीन हम ले लें और उसको अगर डीएनए रैप किया हुआ है तो इस एक पोर्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ये कहलाता है न्यूक्लियोसोम। जैसे यहाँ पे ये कहलाएगा न्यूक्लियोसोम। एक पोर्शन जो है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसोम कहलाता है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन को रैप किया है तो एक पोर्शन जो है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। तो ये जो हमारा डीएनए होता है ये हिस्टोन प्रोटीन को रैप किया रहता है, मीन्स लपेटे रहता है। ऐसे ही ये एक लंबी चेन होती है इसकी। जैसे आप देखते हैं माला जो होता है, माला में क्या होता है? मोती होता है और धागा होता है। तो जो मोती होगा वो क्या कहलाएगा? यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन कहलाएगा। मतलब मीन्स यहाँ पे जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, माला के अंदर जो मोती होता है उसके स्थान पे, उसको हम बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन। और जो धागे का काम करता है वो हो जाएगा डीएनए। तो डीएनए जो होता है हिस्टोन प्रोटीन को रैप किए रहता है, इस एक पोर्शन को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और ये जो लंबी चेन बनती है डीएनए की और इस प्रोटीन की, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। ये है क्रोमैटिन। जैसे एक माला है, माला में जो धागा होता है उसको मान लें कि डीएनए है। उसके अंदर जो हम माला के अंदर जो हम पहनाते हैं, सॉरी, धागे में जो भी हम पहनाते हैं, चाहे वो मोती की माला हो या फिर वो रेडीमेड कुछ भी हो, तो उसको हम एज्यूम करते हैं कि वो जो है हिस्टोन प्रोटीन है। तो अगर उसको हम तोड़ के ऐसे सीधा कर दें तो वो हमारा कहलाएगा क्रोमैटिन।
तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये जो स्ट्रेट चेन आपको दिख रही है जिसमें कि डीएनए है प्लस हिस्टोन प्रोटीन है, तो अगर ये खुला हुआ है तो ये कहलाता है क्रोमैटिन, और यही आगे जाके जब ये कंडेंस कर जाता है तो फिर ये कहलाता है क्रोमोसोम, ये कहलाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर कुछ अदर प्रोटीन्स होते हैं हिस्टोन प्रोटीन के अलावा, उस प्रोटीन का क्या नाम होगा, तो उस प्रोटीन को हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। नॉन हिस्टोन मतलब हिस्टोन वाला प्रोटीन नहीं है क्रोमोसोम के अंदर, इसलिए क्रोमोसोमल, चूँकि ये प्रोटीन है तो प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, इसको शॉर्ट में हम एनएससी भी बोलते हैं, एनएससी प्रोटीन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल साइकिल के बारे में। जैसे सेल साइकिल में क्या होता है, एक सेल होता है, एक सेल से क्या होता है, दो सेल बनता है, ये एक सेल था, एक सेल से दो सेल बना। इसमें आप देखते हैं सेल साइकिल के अंदर क्या क्या होता है, इसमें बेसिकली दो फेज होता है मेन, एक इंटरफेज होता है, एक एम फेज होता है। जो इंटरफेज होता है ये सबसे लंबा समय लेने वाला होता है, इसको हम प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा समय इसी में लगता है। एंड दूसरा है एम फेज। एम फेज के अंदर आप सुने होंगे, पढ़े होंगे, इसके अंदर प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज ये सब आता है, ये एम फेज के अंदर आता है। और ये जो इंटरफेज इसमें G1 S G2 ये सब फेज आते हैं। तो जो जब सेल डिवीजन होता है, सेल साइकिल चलती है, तो जब ये इंटरफेज वाला सिचुएशन रहता है, इंटरफेज का समय चलता है, उस दौरान जो हमारा क्रोमोसोम होता है, जो डीएनए होता है, वो हिस्टोन प्रोटीन को रैप किया रहता है, बट वो बिखरा रहता है, वो कंडेंस नहीं रहता है। तो यहाँ पे G1 S और G2 में ये क्रोमैटिन के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। जब एम फेज चलता है, एम फेज में भी एक मेटाफेज होता है, वहाँ पे जो है ये जो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन ये जो है फॉर्मेशन करता है क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। एक चीज़ और बताना भूल गया मैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ये हमारा क्रोमैटिन पड़ा है, आपको दिख रहा होगा, ये है क्रोमैटिन जो कि इसे बिखरा हुआ है, खुला हुआ है, डीएनए है, हिस्टोन प्रोटीन है जो डार्क स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, और इसमें क्रोमोसोम भी है। तो डीएनए से आप जानते हैं डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बना। कुछ प्रोटीन्स जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर, वो इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू एंटर कर जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और इस आरएनए के साथ मिलकर जो है एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, डीएनए से बना आरएनए जो है कुछ प्रोटीन्स साइटोप्लाज्म से एंटर करते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसकी मदद से जो है राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जिस एरिया में आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ऐसे डेंस स्ट्रक्चर को, ऐसे घने एरिया को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो ज़रूरी नहीं कि किसी भी सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियोलस हो, न्यूक्लियस के अंदर एक ही न्यूक्लियोलस हो, ये जो है वेरी कर सकता है डिफरेंट सेल्स में। ऐसे सेल्स जहाँ पे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता है, मीन्स वहाँ पे ज़्यादा आरएनए बनना चाहिए, ज़्यादा आरएनए बनेगा तभी ज़्यादा प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, आरएनए से ही राइबोसोम बनता है, राइबोसोम की वजह से प्रोटीन बनना है। तो जहाँ पे जिस सेल से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन के फॉर्मेशन की, वहाँ पे ये न्यूक्लियोलस की संख्या बढ़ जाती है, ज़्यादा होती है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट हो सकते हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम ले लें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जैसे मैंने नोट में यहाँ पे लिखा है, मोर प्रोटीन अ सेल सेंसाइजेस मोर न्यूक्लियाई इट हैज़। यहाँ पे वर्ड आया न्यूक्लियाई। एक्चुअली जो न्यूक्लियाई होता है ये न्यूक्लियोलस का ही प्लूरल फॉर्म होता है। अगर एक डेंस स्ट्रक्चर न्यूक्लियस अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस, एक से ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियाई। तो अगर अब हम देखते हैं पैंक्रियाटिक सेल में, पैंक्रियास से क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, इंसुलिन जो होता है वो भी निकलता है हमारे पैंक्रियास से ही। तो पैंक्रियास की सेल्स होती हैं उनको बर्डन बहुत ज़्यादा रहता है प्रोटीन के फॉर्मेशन का। एंजाइम्स होते हैं, अगर हम एंजाइम का नेचर जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि एंजाइम भी एक प्रकार के प्रोटीन से ही बना होता है। इंसुलिन जो होता है वो भी एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। तो पैंक्रियाटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक से ज़्यादा कई सारे जो है न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम्स आपको पता ही है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपको दो तरीके का क्रोमोसोम दिख रहा होगा, एक में आपको दिख रहा होगा कि दो ही आर्म है, इस ऊपर वाले को हम बोलते हैं, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पी आर्म, नीचे वाले एक जो आर्म इसको हम बोलते हैं क्यू आर्म। बीच में एक स्पॉट आपको दिख रहा होगा जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, जिससे कि दोनों आर्म्स जो है ये ज्वाइंट रहते हैं, जुड़े रहते हैं। इधर भी जो आपको स्ट्रक्चर ये दिख रहा है ये भी एक क्रोमोसोम ही है, बट क्या होता है इसमें जो नंबर होता है, जैसे आपको पता ही है क्रोमोसोम में कितना होता है 46 क्रोमोसोम जो है प्रेजेंट होते हैं हमारे
आपको पता ही है कि हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, बट जब सेल डिवीज़न होता है तो क्रोमोसोम की संख्या डबल होती है, क्योंकि एक सेल से 2 सेल बनना होता है। तो ये अपने क्रोमोसोम के नंबर को इंक्रीज़ करना चाहता है, इसलिए इसमें क्या होता है, ये अपने आप को डिवाइड करने की कोशिश करता है। यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या डबल हो गई है, बट ये एक ही क्रोमोसोम कहलाएगा, क्योंकि इसका जो सेंट्रोमियर है वो एक ही है। तो सेंट्रोमियर जब तक डिवाइड नहीं होता तब तक ये 2 क्रोमोसोम नहीं कहलाएगा, ये एक ही क्रोमोसोम में गिना जाएगा। इसमें 2 पी आर्म्स हैं और 2 जो है क्यू आर्म्स होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एम फेज़ में कौन सा, मेटाफेज। मेटाफेज में हमको जो है ऐसा क्लियर स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि आप ज़्यादातर देखोगे तो आपको स्ट्रक्चर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा बुक्स में, या फिर आप कहीं भी देखेंगे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सेल डिवीज़न हम देखते हैं तो माइक्रोस्कोप में जो क्लियर व्यू होता है क्रोमोसोम का, वो हमें इसी तरीके का देखने को मिलता है। और ये कहाँ मिलता है, सेल डिवीज़न में एम फेज़ में। एम फेज़ में भी जो है मेटाफेज जो होता है वहाँ पे क्लियर व्यू होता है क्रोमोसोम का, वहाँ पे हम क्लियर क्रोमोसोम को जो है देख पाते हैं। फंक्शन क्या होगा क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम के अगर फंक्शन की बात करें, सॉरी क्रोमोसोम नहीं बोलेंगे, न्यूक्लियस की, क्योंकि हम न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है उसका बेसिकली वर्क क्या है, फंक्शन क्या है। तो पहला फंक्शन है रेगुलेट सेल फंक्शन। हमारी बॉडी के प्रत्येक सेल कैसे काम करेंगे वो कौन डिसाइड करता है, न्यूक्लियस डिसाइड करता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है डीएनए, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है डीएनए आरएनए, और यही डिसाइड करते हैं कि कौन सा सेल हमारी बॉडी का कैसा वर्क करेगा। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल इन्हीं के पास है, वो उसी टाइप का प्रोटीन जो है सिंथेसाइज करेंगे जैसा उसे वर्क चाहिए होगा। तो जो न्यूक्लियस होता है वो सेल फंक्शन को रेगुलेट करता है। अगर हम सेल से रिमूव कर दें न्यूक्लियस को तो सेल मर जाएगा। नेक्स्ट है कंटेन्स क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम को कंटेन करते हैं, इसमें आप और भी चीज़ ऐड कर सकते हो, जैसे कि क्रोमैटिन ऐड कर सकते हो कि ये जो है न्यूक्लियस जो है क्रोमोसोम के अलावा क्रोमैटिन कंटेन करता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, तमाम चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हो जो भी है न्यूक्लियस के अंदर। नेक्स्ट फंक्शन है हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। जैसा कि मैंने बताया न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए जो है साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि बाद में एंटर करती है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर पोर के थ्रू, उसकी मदद से जो है एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, इसको हम बोलते हैं राइबोसोम। प्ले की रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो जो न्यूक्लियस होता है ये सेलुलर रिप्रोडक्शन में मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि जो क्रोमोसोम होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। चाहे भले ही सेल ऑर्गेनल्स डबल हो जाएं, साइटोप्लाज्म अलग हो जाए, बट जब तक क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होगा तब तक सेल डिवीज़न नहीं माना जाएगा। तो ये मेजर फंक्शंस हैं न्यूक्लियस के। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।